हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अध्याय 1 से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली वाइज अगर आप सोल्यूशन को अच्छे से ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको जरूर देख लेना। उसके बाद ही प्रश्नावली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्नावली 1.1, 1.2 या 1.3 या 1.4 से है या 1.5 से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चन आपको बेसिक वीडियो देखने के बाद ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो जरूर देख लेना वो वीडियो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें 0 के बारे में पूछा गया कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर है तो हम इसे p बटा q रूप में लिख सकते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही है कि वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। और उसके बाद में हमें इसका कोई एक एग्जाम्पल देना है तो दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। शून्य शून्य का मतलब क्या होता है कि इसके बटा में कोई भी अंक लिख दीजिए, चाहे 5 लिख दीजिए, चाहे 0 के बटा में 7 लिख दीजिए, चाहे 0 के बटा में 100 लिख दीजिए, हमेशा इसका आंसर सेम रहना है। 0 में हम किसी भी अंक को डिवाइड कर सकते हैं, आंसर हमेशा 0 ही आना है। ठीक है, तो आंसर सेम रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 एक परिमेय संख्या हुई, तो यहां लिखेंगे हल इसका। हाँ, 0 एक 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां p व q पूर्णांक है। p व q क्या है? पूर्णांक है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। एवं इसके साथ आप ये भी लिख दो, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे जैसे में आप लिखो 0 0 का मान क्या होता है? 0/1, 0/2, 0/7, 0/20 आदि। ये सारे क्या हैं? ये 0 ही तो है। तो आंसर आ गया इसका। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p व q क्या है? पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0 है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर शो कर दिया। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, आप इसमें क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है? 6। जितनी संख्याएं निकालनी है ना, वो ध्यान में रखनी है बात। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कुल परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कुल परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच कुल परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी करनी है बच्चों? हमने ज्ञात करनी है 6। तो इसका तात्पर्य होगा n का जो मान है वो 6 होगा। n का मान कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक कार्य करना है, n में 1 जोड़ देना है, यानी 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 + 1 कितना हुआ? n + 1 का मान आ गया 7। n + 1 का मान क्या आया? 7 आया।
ठीक है। अब ये जो मान है 7, इसी को लेके चलना है। n का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 3 व 4 के साथ 7 का गुणा व भाग करने पर, गुणा भी करना है भाग भी करना है, जिससे एक्चुअल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। गुणा व भाग करने पर क्या आ जाएगा? जो 3 था वो किस में बदल जाएगा? 3 के साथ हमने 7 का गुणा कर दिया और 7 से भाग दे दिया, ये बदल जाएगा 21/7 में। और 4 के साथ भी हमने 7 का गुणा और 7 का भाग कर दिया, तो ये बन जाएगा 4 7 28, 28/7। तो 21/7 और 28/7 इनके बीच में हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अभिष्ट परिमेय संख्याएं जो है वो पता चल जाएगी। तो लिखेंगे अभिष्ट परिमेय संख्याएं। अभिष्ट परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएगी? देखो 21/7 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 22/7, फिर उसके आगे वाला नंबर होगा 23/7, अगली संख्या होगी 24/7, फिर होगी 25/7, 26/7 और 27/7। 27/7 ये हमारे पास 6 अभिष्ट संख्याएं आ गई 3 और 4 के बीच में, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। वो सारी संख्याएं हमने कैलकुलेट कर ली। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। इसी की तरह ही क्वेश्चन है हमारा अगला, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच कुल परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कुल परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कुल परिमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है? 5। n का मान इस बार हो जाएगा 5 और हमें मान निकालना है n+1 का, तो ये आएगा 5+1, अर्थात हमारा n+1 कितना आ गया? 6 आ गया। 5 और 1 6। ठीक है। अब हमें इसके बाद लिखना है अतः 3/5 और 4/5 के साथ 6 का गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से जो 3/5 था वो तो बदल जाएगा 3 के साथ में ऊपर 6 का गुणा, नीचे 5 के साथ भी 6 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6×3 18 बटा में 6×5 30। और 4/5 में देखो 4 के साथ ऊपर 6 का गुणा, नीचे 5 के साथ भी 6 का गुणा, तो ये बन जाएगा 24/30। 18/30 और 24/30 इनके बीच में अभिष्ट संख्या हमें मिल जाएगी। तो लिख दीजिए अभिष्ट परिमेय संख्याएं। अभिष्ट परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी? 18 के बाद आगे आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपको मैं एक बात और बता दूं, आपने गौर करी होगी तो देखो, अंश में केवल 1 का अंतर है, 3 के बाद 4 आ रहा है और हर इनके सेम है। ऐसा ही पिछले क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, ये अंश है, इसके बटा में हर तो नहीं दिख रहा, तो हर इसके बटा में 1 है, इसके बटा में भी 1 है। 3 से जस्ट बाद 4 आ रहा है, तो 3 से 4 यानी अगला अंक है और बटा में हर सेम है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपने। अगर ऐसा क्वेश्चन
आएगा तो इस चीज़ के होने पर ही हमें ये मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज हमें कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ हमें कथन लिखे हुए मिले हैं जिनको हमें सत्य या असत्य बताना है। 3 है ये टोटल प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, संख्याओं के जो मैंने अलग अलग प्रकार बताए हुए हैं बेसिक वाली वीडियो में, तो वहाँ पर आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहले प्राकृत संख्याएं होती है जो सबसे कम होती है संख्याएं मात्रा में, और प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण जो संख्याएं होती है उनमें दी हुई होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण में होगी, तो इसका मतलब ये कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अब अगर आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं तो बेसिक वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। कारण बताएंगे तो लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में समाहित होती है। समाहित होती है यानी विद्यमान होती है, समाहित होती है। ठीक है, दिया गया कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में समाहित होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दूसरा है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि सबसे पहले प्राकृत संख्याएं आती है, उसके बाद पूर्ण संख्याएं आती है, फिर आती है पूर्णांक संख्याएं। तो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती। कुछ पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो पूर्ण है ये हम कह नहीं सकते, ऐसा संभव नहीं है। लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है क्योंकि